हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल जीकेएस अकेडमी पर। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं इस घटना चक्र की बुक से, और हम टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। डे 1 डे 2 इस अकॉर्डिंग हम हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से बूस्ट हो रही है। तो कल हमने डे 1 से स्टार्ट किया था, आज हमारा है डे 2। क्या हमने कल देखा था, क्या आज देखेंगे, चलिए उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कल हमने क्या देखा था, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे आज की तरफ। देखिए कल हमने देखा था भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आयोग द्वारा पूछे गए हैं, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म। ये 3 टॉपिक हमने कल कवर किए थे। अगर आप लोग ने वो वीडियो ना देखी है तो इसमें मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम क्या देखेंगे, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन विविध। तो आज हम ये वाले 6 टॉपिक कवर करेंगे। चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आज हम ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद अगर कल देखें तो कल ये सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा जैन धर्म से। चलिए देखते हैं कैसा है आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जैन धर्म महावीर स्वामी से रिलेटेड। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर आप सभी लोगों को पता होगा ऋषभ देव थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऋषभ लिखा हुआ है, उससे कोई परेशानी ना होनी चाहिए आपको। ऋषभ और ऋषभ देव एक ही बात होती है। देखिए एक्सप्लेनेशन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? मतलब टोटल 24 थे, ये अंतिम मतलब 24वां कौन सा था, ये पूछ रहे हैं। तो सभी को पता है 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? तो जो जैन धर्म के 3 रत्न हैं वो हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट तो है ही। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैन धर्म से इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं मौर्य वंश की तरफ, उसमें भी सम्राट अशोक। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेग्नसथीस जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, ये याद रहे आपको, इंडिका किसने लिखी? मेग्नसथीस ने। वह मूल रूप से किस देश के थे? तो जो मेग्नसथीस थे वो ग्रीस या यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने जो मेग्नसथीस लिखी है इसमें इंडिया के बारे में वर्णन किया है, भारत के बारे में। यही इसमें लिखा है जो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो लिखी गई संस्कृत भाषा में। अगला देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो कलिंग पर विजय का उनका 13वां जो शिलालेख है वो करता है। इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। जो उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी तोसली थी, जो दक्षिणी केंद्र था उसकी राजधानी जौगढ़ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो जो पूर्वी प्रांत की राजधानी थी वो तोसली थी। राजस्व लेखपाल में क्वेश्चन आए हुए 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो जो साम्राज्याधीन नहीं था वो था ऑप्शन नंबर डी, कामरूप। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया वो किया गया है शाहबाजगढ़ी जो है, इसमें नहीं किया गया। इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? इसमें किया गया है खरगोष्ठी लिपि का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो है 13वां। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या कह रहा है हमारा 8वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो जो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है वो स्तंभ ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ब्लैंक दिया हुआ है, एक स्तंभ पर था, किस पर था? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको डिटेल में कैसे देखेंगे। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ में शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, नोट कर लें आप इसे। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी, किस पर निर्भर थी? तो ये जो निर्भर थी कृषि पर निर्भर थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो ये अशोक को दिया गया था। तो ये थे हमारे मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या आने वाला है। अगला जो वंश हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये जो हिस्सा थे वो थे विक्रमादित्य का हिस्सा, उनके दरबार का हिस्सा थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कालिदास इसके लेखक हैं। कालिदास की अन्य और जो पुस्तकें हैं वो ये रहीं, देख सकते हैं आप इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? सॉरी, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो जो थी वो थी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। मतलब इनके जो प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे इनमें से 3 नाम तो उनके हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं? देखिए तो चाणक्य जो थे उनको कौटिल्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त ही कहते थे, मगर समुद्रगुप्त उन्हें नहीं कहते थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के पेपर में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, इसके 4 ही क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे हर्षवर्धन से रिलेटेड। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व जो इनकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी। इसको डिटेल में देखते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हिमशंग भारत आया था। ये क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था।
सीक्वेंस में दे दिया था कौन सा कब आया था, तो हैंसॉन्ग जो था हर्षवर्धन के टाइम में आया था 606 के समथिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, मतलब उस समय जो 5 इंडीज थे कौन कौन से थे, तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो थे उस समय के 5 इंडीज में शामिल थे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कादम्बरी के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो होते हैं बाण भट्ट। इसमें भट्ट नहीं लिखा है, बाण लिख दिया, कोई दिक्कत ना है, एक ही बात होती है, किसी में बाण लिखा हुआ आ जाता है, किसी में बाण भट्ट, तो आप कंफ्यूज ना है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, चौथा नहीं था। अब आया हमारा नया राजपूत काल। राजपूत काल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो संगम साहित्य में जो प्रसिद्ध है वो है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में है, और हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसको डिटेल में देखें। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। सिंचाई के लिए इतनी लंबी जो नहर का निर्माण कराया वो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। चकबंदी लेखपाल में आई वो प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो जो उन्हें दान में दी जाती थी भूमि उसको कहा जाता था पल्लीच्छदानम, पल्लीच्छादम, ये उसको कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए पाल वंश का पहला शासक कौन था, पाल वंश का जो पहला शासक था वो था गोपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था, तो पाल साम्राज्य जो था भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो जो 12वीं शताब्दी चल रही थी उस समय जो भारत पर किसका शासन था दिल्ली पर, तो तोमर वंश का शासक था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं यहीं तक थे। अब इसके बाद आते हैं हमारे प्राचीन भारत और विविध, ये और देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का हमारा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है, किन किन के बीच है, तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो ये जो मिलती है ये मिलती है भीमबेटका में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें, ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन थे, हम ये वाला फिर से देख लेते हैं। देखिए पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा ड्रोमेटियस को भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। तो ये कुछ कथन दिए, ये आपको बताना कौन सा वंश था, राजवंश की पहचान करनी थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो था हमारा शुंग राजवंश था, ये सब उन्होंने किए थे। इसको थोड़ा डिटेल में देखें। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था, देवभूति। शुंग वंश के समय में ही
भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसमें हमने 6 टॉपिक कवर किए थे। कल से हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, उसमें भी सल्तनत काल वगैरह सारा कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। कल हम टाइम तो नहीं, शाम के टाइम ये वीडियो आती है, तो आप लोग रेडी रहें। वीडियो जैसे ही आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है। बाकी अब हम मिलते हैं आपको कल एक नए टॉपिक दिल्ली सल्तनत के साथ। आज ये पढ़िए, आप जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो देखें। चलिए बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट नए टॉपिक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।